नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि समाचार पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के अहम जानकारियों के साथ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कोऑपरेटिव से जुड़े ढेर सारे इन्वेस्टर डिपॉजिट को भी मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और ब्याज दोनों नहीं मिलता है। अमित शाह एक दिन पहले हरिद्वार में ऋषिकुल मैदान हरिद्वार से राज्य की 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 जन सुविधा केंद्र, 95 जन औषधि केंद्र और राज्य की समस्त 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण का शुभारंभ पर बोल रहे थे। रावत जी से कि आप माननीय मुख्य अतिथि महोदय को अंग वस्त्र। मित्रों, आज कोऑपरेटिव से जुड़े ढेर सारे डिपॉजिटर को भी मैं एक शुभ समाचार देना चाहता हूं। सहारा ग्रुप की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों में जिन जिन लोगों ने अपना पैसा लगाया था उनको पैसा और सूद दोनों नहीं मिलता था। कल सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से देश की सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर लगभग 10 करोड़ डिपॉजिटरों को अपना पैसा वापिस देने का निर्णय किया है, जिससे सहारा ग्रुप के सारे डिपॉजिटर को अपना पैसा वापिस मिलेगा। कभी राजधर्म पर बेबाक टिप्पणी करने वाले बाबा रामदेव अब नहीं करेंगे राजधर्म पर कोई बात। जी हां, गुरुवार को हरिद्वार में अमित शाह के कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने राजनीति में आए ओझेपन की बात कहते हुए राजधर्म पर किसी भी तरीके की टिप्पणी करने से इंकार कह दिया। दरअसल ये वही राजधर्म है जिसका पाठ कभी अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पढ़ाया था। बाबा रामदेव से मीडिया ने राहुल गांधी को लेकर सवाल किया था, जिस पर उन्होंने 2 टूक कहा कि उन्होंने राजधर्म पर अब बोलना बंद कर दिया है। अब वो केवल योग धर्म, सनातन धर्म पर ही बात करेंगे। तो योग गुरु बाबा रामदेव ने राजधर्म पे बात करने से साफ इनकार कर दिया है। बता दें कि वो सनातन धर्म और योग धर्म पर ही बात करेंगे। मीडिया से बातचीत करते हुए उनसे राहुल गांधी पर सवाल किया गया, जिसके दौरान उन्होंने ये जवाब दिया था। उन्होंने साफ कहा कि राजधर्म पे अब कोई बात वो नहीं करेंगे। योग से रिलेटेड जो सवाल है, योग से जुड़े जो सवाल है, सनातन से जुड़े जो सवाल है, उस पे सिर्फ वो बात करेंगे और उसका जवाब देंगे। राजनीति में बहुत ओछापन होता है, इसलिए हमने अब राजधर्म के ऊपर बोलना कम कर दिया है। योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म, उसी से ही दुनिया को सही दिशा मिलेगी। बहुत राजनेताओं में बहुत ओछी सोच आ गई है, ये देश के लिए अच्छी नहीं है। इसमें किसी व्यक्ति को मैं कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। दरअसल सभी राजनेताओं को कम से कम एक बार महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण, रामचरितमानस, एक बार महर्षि वेदव्यास का महाभारत, और नहीं तो कम से कम श्रीमद् भगवत गीता जरूर पढ़ने लेनी चाहिए। नहीं तो मैं देखता हूँ जिनका मानस ठीक नहीं है उनको रामचरितमानस में भी दोष नजर आते हैं। बहुत ही दिवालियापन लोगों में हो गया है, ये ठीक नहीं है। और बड़ी जानकारी, उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिली सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी सौगात। बता दें सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी रहे उस दौरान मौजूद। तो मनसुख मंडाविया 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर और बड़ी सौगात वो दे रहे हैं राज्य को। बता दें केंद्र ने मनसुख मंडाविया केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने बड़ी सौगात दी है। धन सिंह रावत भी राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी भी मौजूद रहे। तो बड़ी सौगात है, लोकार्पण और शिलान्यास इस 2 दिवसीय में लगातार किया जा रहा है और कई बड़ी सौगातें जो है उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिल रही है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि सीएम धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस दौरान मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्षेत्र में कई सौगातें, कई बड़ी सौगातें मिल रही है उत्तराखंड को। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पे हैं।
उत्तराखंड को स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिल रही है सौगात। लोकार्पण शिलान्यास लगातार हो रहे इन 2 दिनों में और खुद केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं उत्तराखंड। तमाम स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रों को जो है ये सौगात दे रहे हैं। तो लगातार 2 दिवसीय दौरे पर हैं स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, जो कई बड़ी सौगात जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र को दे रहे हैं उत्तराखंड को। उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है जहां पे स्वास्थ्य की कमियां हमेशा देखने को मिलती है। अब कई लोकार्पण, कई शिलान्यास किए जा रहे हैं। अब सीधे चलते हैं जहाँ पे सीएम धामी हमको लाइव मिल रहे हैं। कुशल निर्देशन में अनेकों योजनाएं यहाँ पर आज आगे बढ़ रही हैं। श्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे कैबिनेट मंत्री, कृषि विभाग, सैनिक कल्याण, ग्राम्य विकास एवं अनेकों विभागों के श्री गणेश जोशी जी, टिहरी लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद आदरणीय माला लक्ष्मी शाह जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, आदरणीय खजान दास जी, हमारे राजपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय विनोद चमोली जी, सरिता आर्य जी, रेणु बिष्ट जी, प्रदीप बत्रा जी, हमारे मेयर साहब श्री गामा जी एवं यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, हमारे कुलपति प्रोफेसर पांडे जी और स्वास्थ्य सचिव श्री डॉक्टर आर राजेश जी और भारत सरकार से हमारे स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री विशाल चौहान जी एवं सभी स्वास्थ्य विभाग के हमारे अधिकारीगण, सभी इस वर्चुअल माध्यम से और सभागार में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित सभी स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, हमारे मैं देख रहा हूं कि स्वास्थ्य विभाग के विद्यार्थी भी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज बहुत अच्छा दिन है कि जिस दिन आज मनसुख भाई द्वारा हमारी आज कई सारी बड़ी योजनाओं का आज इस वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास यहाँ पर किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत अभी आप सब लोगों ने देखा दून कॉलेज में 124 करोड़ की लागत से नए ब्लॉक का निर्माण होगा, जिसमें धन सिंह जी ने बताया कि पिछले दिनों हम लोगों ने कहा था इसमें पार्किंग इत्यादि की जो समस्या रहती है वो पार्किंग भी उसमें बनेगी। इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग में लगभग 20 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण होगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में 18 करोड़ की धनराशि से सीसीसी ब्लॉक बनेगा। नैनीताल में भी 19 करोड़ की लागत से क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाया जाएगा। आज ऐसी तमाम सौगात देने के लिए, और हमने तो जब भी आपसे जो कहा है उन सभी को आपने उदार हृदय से उत्तराखंड राज्य के लिए आपने स्वीकृति प्रदान की है। और इसके साथ साथ मैं एक वाक्य जरूर आप सबके सामने कहना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोगों ने बहुत बार एम्स का दूसरा सेंटर खोलने के लिए अनुरोध किया था, और उसमें अगर सबसे प्रमुख भूमिका अगर किसी की रही कि हमारा दूसरा जो सेंटर खुला, तो वो मनसुख भाई की उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही, जिसके कारण से हमको एम्स का दूसरा सेंटर भी उत्तराखंड राज्य के अंदर मिला। आप ऋषिकेश में आए थे प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री जी का जब 20 साल प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में पूरा होने का कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में आप पधारे थे, तो मैंने आपसे अनुरोध किया कि क्योंकि लंबे समय से वहां मांग चल रही है
और आवश्यकता भी है, क्योंकि उत्तराखंड के साथ साथ जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, उन पड़ोसी राज्यों के लोगों की भी आवश्यकता है कि वहां पर एम्स खुलना चाहिए। तो मनसुख भाई ने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, पूरा भारतवर्ष उत्तराखंड के साथ है और ये खुलेगा। और जिस दिन ये एम्स की खुलने की मैं समझता हूँ कि सारी औपचारिकताएं पूरी होंगी, तो आपने मुझे फोन किया और आपने कहा कि हमने आपका काम यहां से कर दिया। तो आपके विशेष एफर्ट्स के कारण से यहाँ पर मिला है। आज हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे समक्ष आदरणीय मनसुख भाई जैसे कर्मयोगी उपस्थित हैं, जिन्होंने भारतवर्ष में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति ये मानती है कि स्वस्थ शरीर जीवन का मुख्य ध्येय होना चाहिए। और अगर कोई मुझसे पूछे, मेरे एक मित्र पिछले कुछ दिनों एक असाध्य रोग की चपेट में आ गए, तो मैं उनसे मिला तो मुझे कहने लगे कि भाई लोग कहते हैं कि पहला सुख ये, दूसरा सुख ये, तीसरा सुख ये। बोले मैं कहता हूं कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख निरोगी काया, तीसरा सुख निरोगी काया, चौथा सुख निरोगी काया, जीवन का हर सुख निरोगी काया। उसके बिना जीवन का कोई सुख नहीं है। और हमारे उत्तराखंड के लोक कवि गुमानी पंत जी ने लिखा है, प्रथम देह को जतन कर लो फिर साधना होगी। अर्थात पहले शरीर का ध्यान रखें, तभी कोई काम ठीक प्रकार से हो सकता है। इस मूल मंत्र को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने राज्य में जन सुविधाओं के और जन स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने में अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन में अन्य क्षेत्रों की भांति स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आज हमारा प्रदेश व देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। आज विकास का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुरू की गई योजनाओं का लाभ न मिल रहा हो। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस सभागार में हमारे सभी बुद्धिजीवी लोग हैं, पहले के समय में जो योजनाएं बनती थी वो योजनाएं कुछ लोगों के लिए बनती थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जो भी योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं जन आवश्यकताओं के आधार पर बनती हैं, जन जन को सहायता करने के लिए बनती हैं, जन जन के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बनती हैं। कोरोना काल में जहां एक और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी आदरणीय मनसुख भाई जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का काम हुआ, और केवल भारत के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर भारत ने जिस प्रकार से अन्य देशों को भी वैक्सीन देने का काम। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप कि किस तरीके से उन्हें स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, उत्तराखंड कितना आगे बढ़ रहा है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वो सब उपलब्धियां वो गिनवा रहे थे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दौरे पर पड़ी मौसम की मार। भारतीय चीन सीमा के सीमांत मलारी गांव पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को आज लौटना था वापस देहरादून। मौसम खराब के चलते नहीं पहुंच पाया हेलीकॉप्टर। सड़क मार्ग से मलारी से जोशीमठ पहुंचे मंत्री। नरसिंह मंदिर में दर्शनों के बाद मौसम साफ होने का इंतजार। गौचर तक सड़क मार्ग से जाएंगे केंद्रीय मंत्री। तो बता दें कि जोशीमठ से देहरादून आज उनको वापस जाना था, लेकिन मौसम के खराबी के चलते उनका हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और जिस वजह से वो फंसे हैं। बता दें गौचर तक सड़क मार्ग से जाएंगे केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री और मौसम की मार के कारण उनको भी झेलना पड़ा। किस तरीके से आज उनकी देहरादून गौचर तक सड़क मार्ग से जाएंगे केंद्रीय मंत्री, जानकारी दे रहे हैं आपको अहम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के दौरे पर पड़ी मौसम की मार। बड़ी खबर इस वक्त की कि जोशीमठ से उनको देहरादून जाना था। भारतीय चीन सीमा के सीमांत मलारी गांव पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री।
सोनू उनियाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे से जुड़ गए हैं। सोनू, देखिए जिस तरीके से मौसम लगातार खराब हो रहा है और इसका सामना भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को करना पड़ा। जी बिल्कुल, जिस तरह से सुबह से ही आज चमोली जो जिले का है वो मौसम खराब था और जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे मनसुख मांडविया जी, उनको मलारी से देहरादून की ओर प्रस्थान करना था। हालांकि बारिश के चलते जो उनका हेलीकॉप्टर है वो मलारी में ही लैंड नहीं हो पाया, जिस कारण उन्होंने जोशीमठ बाई कार द्वारा जोशीमठ पहुंचे। इसके बाद नरसिंह भगवान के दर्शन किए और भगवान के दर्शन करने के बाद जोशीमठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी किया, जिसके बाद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश उनके द्वारा दिए गए और उसके बाद भोजन करने के बाद अब वो बाइक कार से जो अपने वाहनों से गौचर के लिए रवाना होंगे। जी, और क्या कुछ कार्यक्रम में कब तक वो वहां से निकल पाएंगे, क्योंकि देखिए अभी तक तो वहां का मौसम कैसा है, अगर मौसम के बारे में बात करें तो कब तक निकलने की संभावना है केंद्रीय मंत्री की? जी बिल्कुल, जिस तरह से अब मौसम आम तो थोड़ा सा साफ हो गया है, हल्की सी धूप जो दिखाई दे रही है। हालांकि इसके बाद जो मंत्री जी हैं वो जोशीमठ से निकल रहे मत भोजन करने के बाद ही तुरंत अपने कार से गोचर के लिए रवाना होंगे। जी, अगर बात की जाए तो कब वो उत्तराखंड से वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे, क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास? जी बिल्कुल, अभी कुछ समय के बाद गौचर पहुंचेंगे। लगभग 2 से ढाई घंटे, अगर बाइक कार से जाते हैं तो 2 से ढाई घंटे उन्हें गौचर पहुंचने में लगेगा। उसके बाद वो अपने हेलीकॉप्टर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सोनू तमाम जानकारियों के लिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भगवान नरसिंह के दर्शन कर देश की खुशहाली की कामना की। नरसिंह मंदिर दर्शन करने के बाद उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। खर्च पे आने जाने का लगेगा। आबकारी नीति को लेकर सरकार को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट से मिली आबकारी विभाग को बड़ी राहत। विभाग आज से कर सकेगा दुकानों का रिन्यूअल शुरू। 5 अप्रैल से होगी राज्य में नई दुकानों की आवंटन प्रक्रिया शुरू। हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल से पहले लगाई थी प्रक्रिया पर रोक। बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि विभाग आज से कर पाएगा दुकानों का रिन्यूअल शुरू। बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपके साथ। आबकारी नीति को लेकर तमाम मांझा जो था वो फंसा हुआ था। अब 5 अप्रैल से होगी राज्य में नई दुकानों की आवंटन प्रक्रिया। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। हाईकोर्ट ने 13 अप्रैल तक लगाई थी प्रक्रिया पर रोक। आबकारी नीति को लेकर सरकार को बड़ी राहत मिल गई है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। आबकारी नीति को लेकर सरकार को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट से मिली आबकारी विभाग को बड़ी राहत। और गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार को मिला 3 महीने का एक्सटेंशन। आज रिटायर हो रहे थे गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार। सरकार ने यात्रा को देखते हुए लिया फैसला। तो गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। आज रिटायर हो रहे थे गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार। सरकार ने 4 धाम यात्रा को देखते हुए ये फैसला लिया है। बता दें कि अप्रैल के महीने में ये यात्रा शुरू होने वाली है। कुछ ही दिनों का वक्त बचा है जिसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार को मिला 3 महीने का एक्सटेंशन। सौरभ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है, क्या कुछ जानकारी और इसको लेकर आपके पास? ठीक है, तकनीकी खामियों की वजह से जुड़ नहीं पाए, लेकिन दोबारा कोशिश करेंगे उनको जोड़ने की। लेकिन बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। सरकार ने यात्रा को ध्यान में रखते हुए 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार को। तो देहरादून से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। आज रिटायर हो रहे थे गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार, लेकिन 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसको लेकर 3 महीने का एक्सटेंशन मिल गया है। सरकार ने यह एक्सटेंशन 4 धाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए दिया है। तो फैसला 4 धाम यात्रा को लेकर लिया गया है। बता दें कि गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार को मिला है 3 महीने का एक्सटेंशन। आज रिटायर हो रहे थे, लेकिन 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया उनका कामकाज। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। गढ़वाल के कमिश्नर है सुशील कुमार, जिनको 3 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है। ज्यादा जानकारी के साथ सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए 3 महीने का एक्सटेंशन मिल चुका है सुशील कुमार को। बिल्कुल, देखिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं सुशील कुमार, गढ़वाल आयुक्त हैं। आज उनका रिटायरमेंट था, जिसके बाद जो है सरकार ने
उनके एक्सटेंशन को इसलिए भी बढ़ाया क्योंकि राज्य में चारधाम यात्रा अब जो शुरू होने जा रही है। लगातार जो सुशील कुमार चारधाम यात्रा को लेकर अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करने का काम कर रहे थे, लिहाजा सरकार ने इस पूरी जो घटनाक्रम था, जो तमाम चीजें थी, उनको देखते हुए उनको 3 माह का एक्सटेंशन दिया। 22 अप्रैल से राज्य में चारधाम यात्रा का आगाज होना है, लिहाजा लगातार चारधाम यात्रा को लेकर समीक्षा कर रहे सुशील कुमार तमाम जनपदों के डीएमओ के साथ ही तमाम जो व्यवस्थाएं उनको लेकर धरातल पर जो है काम भी करते रहे। लिहाजा इन तमाम चीजों को देखते हुए आज उनको एक्सटेंशन जो है मिला है। जी, गढ़वाल के कमिश्नर सुशील कुमार का इस पे क्या कुछ कहना था? क्या उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने आई इस पे निकलकर? देखिए, क्योंकि अधिकारी को एक्सटेंशन मिला तो जाहिर सी बात है, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा। इंडिया वॉइस से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि चारधाम यात्रा को देखते हुए ये निर्णय हुआ है, लिहाजा जो चारधाम यात्रा को बेहतर और जो है सफल बनाने में लगातार वो अधिकारियों के साथ जो है बैठक भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, समीक्षा भी होगी, जिससे जो है यात्रा बेहतर हो सके और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी जानकारी, मौसम ने ली करवट। शाम से तेज हवाओं के साथ छाए बादल, बारिश से किसानों की फसलों को हुआ नुकसान। गेहूं, आम, लीची की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। तो बिन मौसम बरसात जो है कई परेशानियां लेके आई है। कालाझुंगी से ये खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बारिश से किसानों की फसलों को नुकसान हो गया है तेज हवाओं के कारण, और तेज बारिश के कारण जो है कई फसलों को नुकसान हुआ है। गेहूं, आम, लीची की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। और शाम से तेज हवाएं बह रही थी और बादल भी छाए हुए थे, जिसके बाद से लगातार एक के बाद एक किसानों को नुकसान होता जा रहा है। और एक और बड़ा नुकसान जो है किसानों को हुआ है। मौसम ने करवट ली है, जिसके बाद से किसानों को बड़ा नुकसान हो रहा है। और एक बार फिर से कालाझुंगी में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। शाम से ही तेज हवाएं चल रही थी, बादल छाए हुए थे, जिसके बाद से लगातार बारिश हो रही है और इन बारिश से जो है नुकसान हो गया है। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा करें किस तरीके से बिन मौसम बरसात ने किसानों को भारी नुकसान पहुंचाया, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी है। और ये करवट जो ली है मौसम ने किसानों के लिए परेशानी बनकर सामने आई है। और उत्तराखंड के कई जिलों में बारिश और बर्फबारी के साथ चमोली में मौसम का मिजाज बदल गया है। चमोली में ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिर रही है, तो वहीं बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, नीलकंठ की पहाड़ियों पर बर्फबारी जारी है। आपको बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है, जिसके चलते चमोली वासी घरों में रहने पर मजबूर हो गए हैं। तो ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं चमोली से कि किस तरीके से बर्फबारी और भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से घरों में कैद हो चुके हैं वहां के निवासी और काम काज भी उनका ठप हो चुका है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।